स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही है मैं हर रोज़ क्वेश्चंस कराता हूं, बट मैं आज लेके आया हूं RUHS का मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके एग्ज़ाम में 101 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो कृपया लाइक करें एंड सब्सक्राइब कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस ज़रूर RUHS में आने के चांसेस हैं, इसीलिए इनको अच्छे से देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? गुर्दे मतलब किडनी की जो क्रियात्मक इकाई होती है वो कौन सी है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखते हैं, न्यूरॉन, नेफ्रॉन्स एंड एल्वियोलाई एंड ग्लोमेरुलस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नेफ्रॉन्स, जो कि वृक्क मतलब किडनी या फिर गुर्दे की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है जिसमें ब्लड की सफाई होती है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन है? इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है? तो उससे कौन सा क्वेश्चन आंसर है? ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इंसुलिन, सेकंड ऑप्शन है थायरोसिन, सेकंड ऑप्शन है एड्रेनलिन एंड फोर्थ ऑप्शन है एस्ट्रोजन। तो इसका आंसर क्या होगा? एड्रेनलिन हार्मोन, जो कि आपातकालीन वक्त में जैसे कि तनाव में टेंशन और तनाव एक ही बात है। टेंशन या तनाव में इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जैसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। अब आते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है? एड्स किसके कारण होता है? जो एड्स होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शंस देखते हैं, बैक्टीरिया जीवाणु, वायरस विषाणु, फंजाई कवक एंड प्रोटोजोआ। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको पता ही होगा एड्स किसके कारण होता है? HIV के कारण। जो HIV क्या है? ह्यूमन डिफिशिएंसी वायरस। क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस। तो इसका आंसर क्या है? वायरस। जो वायरस है इसका आंसर है वायरस, बी वाला। हम आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी का है। तो इसका आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें ATP का निर्माण होता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। मतलब शक्ति हाउस भी कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के जनक कौन है? आनुवांशिकी के जनक कौन से? ऑप्शन देखते हैं, डार्विन, मेंडल, लेमार्क एंड पाश्चन। तो इसका आंसर क्या है? मेंडल, क्योंकि इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। मटर के पौधे पर प्रयोग करके इन्होंने वंशागति के नियम दिए। किसके नियम दिए? वंशागति के नियम दिए, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? आनुवांशिकी के जनक कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं? सेम क्वेश्चन है। अब हम आगे देखते हैं, सार्वत्रिक दाता रक्त कौन सा है? मतलब जो यूनिवर्सल डोनर है उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर ग्रुप का ब्लड ग्रुप क्या होता है? ऑप्शन है AB, तो इसका आंसर क्या होगा? O। हम आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं? जो ऊतक के अध्ययन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट है आकार की, सेकंड है ऊतक विज्ञान, थर्ड है कोशिका विज्ञान एंड फोर्थ है शरीर रचना। तो इसको क्या आंसर है? ऊतक विज्ञान, जैसे हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। इस इंग्लिश वर्ड को याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी हिस्टोलॉजी भी दे देता है। अब 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, त्वचा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए त्वचा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। जब आप अपने दोस्तों से बोलते हो
कि धूप में बैठे हो तो कौन सा विटामिन ले रहे हो, तो इसका आंसर क्या ही होगा। धूप में बैठने से क्या होता है, धूप में बैठने से कौन सी विटामिन मिलती है, विटामिन डी। तो इसका आंसर भी क्या है, विटामिन डी। अब 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो किस अवस्था में होता है, तो आपको पता होगा। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में एंड टीलोफेज में। तो इसका आंसर क्या है, मियोसिस की प्रोफेज में, प्रोफेज फर्स्ट में होता है। मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में होता है। आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डाई न्यूक्लिक एसिड, डबल न्यूक्लिक एसिड एंड नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट, डाईऑक्सिलिक न्यूक्लिक एसिड। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, फूल का नर जनन अंग है। जो फूल होता है उसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो इसका आंसर है, इसके ऑप्शन देखते हैं, अंडक, स्त्री केसर, पुंकेसर या अंडाशय। तो इसका आंसर क्या है, पुंकेसर। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है फूल का, स्त्री केसर। जैसा कि आपको पता ही होगा, पुंकेसर में परागकण का निर्माण होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें कौन सी गैस निकलती है। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो आपको पता ही होगा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन। जो कि ये प्रक्रिया किस में होती है, जो कि प्रक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जिससे ऑक्सीजन गैस निकलती है। 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 44, 46 एंड 48। तो इसका आंसर क्या है, 46, जो कि 23 जोड़े होते हैं। 23 क्या होते हैं, जोड़े। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीकी कहलाती है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीकी होती है उसे क्या कहलाती है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्लोनिंग, सेकंड ऑप्शन है आईवीएफ, थर्ड ऑप्शन है एआई, कृत्रिम गर्भधारण एंड फोर्थ ऑप्शन है गिफ्ट तकनीकी। तो इसका आंसर क्या होगा, आईवीएफ। जो कि आपको पता ही होगा, निषेचन तो होता है, निषेचन किस में होता है, लैब में। निषेचन लैब में होता है, इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। तो इसका आंसर है आईवीएफ। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त शर्करा स्तर में कौन नियंत्रण करता है। जो रक्त शर्करा होता है, जो शर्करा होता है उसे रक्त में कौन नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन है थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन एंड एस्ट्रोजन। तो इसका आंसर क्या है, इंसुलिन। इसका आंसर क्या है, बी। जो कि किससे स्रावित होता है, अग्नाशय से स्रावित होता है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है। प्रकाश संश्लेषण होता है वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, राइबोसोम में, केंद्रक में। तो आपको पता ही होगा प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, हरित लवक में या फिर क्लोरोप्लास्ट में। तो आंसर है बी। हम आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, मलेरिया का वाहक कौन है। जो मलेरिया का वाहक होता है वो कौन होता है, वेक्टर कौन है, घरेलू मक्खी नहीं, मादा एनाफ्लिस, यस, तिलचट्टा नहीं, बालू मक्खी ये भी नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या है, सेकंड। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, आमाशय में प्रोटीन पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है। जो आमाशय में
जो प्रोटीन का पाचन करता है उस एंजाइम का नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं, लाइपेज, टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। इसका आंसर क्या है? थर्ड, पेप्सिन। आंसर क्या है? थर्ड। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, यकृत एंड थायराइड। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है यकृत, सी। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन कौन नियंत्रित करता है? जो शरीर का संतुलन होता है कौन नियंत्रित करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला या फिर थैलेमस। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुमस्तिष्क। अब आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर का क्वेश्चन, पौधों में हरावर्णक है, पौधों में हरावर्णक कौन सा है? हीमोग्लोबिन नहीं, जो कि रेड होता है, जो कि ह्यूमन में होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल है। मेलानिन, जो कि त्वचा में होता है। केराटिन, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या है? सेकंड। अब 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन देखते हैं, निषेचन, अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक जनन, अनुकूलन। तो इसका आंसर क्या है? गैमेटोजेनेसिस। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है, रिकेट्स, घेंगा, स्कर्वी, बेरीबेरी। तो आपको पता ही होगा, विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स, एंड विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी। तो इसका आंसर क्या है? बी। इसका आंसर है घेंगा। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, वंशागति की इकाई है। वंशागति की इकाई कौन सी होती है? क्रोमोसोम, गुणसूत्र, ऑप्शन है गुणसूत्र, जीन, केंद्रक एंड डीएनए। तो वंशागति की इकाई कौन सी होती है? जीन्स। हम आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने वाली कोशिकाएं सहायक हैं। जो रक्त का थक्का जमाती हैं उन्हें कौन सी कोशिकाएं होती हैं? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो इसका आंसर क्या है? प्लेटलेट्स। अब 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? अनावर्त बीजी में, आवर्त बीजी में, ब्रायोफाइट्स में एंड टेरिडोफाइट्स में। तो आपको पता ही होगा द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? आवर्त बीजी पादपों में। अब 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, अधिकांश जीवों में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? जो मैक्सिमम जीव होते हैं, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो आरएनए, प्रोटीन, डीएनए एंड वसा। तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर क्या है? सी, डीएनए। 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन देखते हैं, मेंडल ने, डार्विन ने, लेमार्क ने एंड मॉर्गन ने। तो इसका आंसर क्या होगा? लेमार्क ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने दिया। अब आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में श्वसन वर्णक है। मनुष्य में श्वसन वर्णक कौन सा होता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड मेलेनिन। तो इसका आंसर क्या है? हीमोग्लोबिन वर्णक। हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन के अणु जुड़ते हैं, जो कि श्वसन में सहायता करते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अग्नाशय कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? अग्नाशय कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? तो ऑप्शन है
थायरोक्सिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन एंड ऑक्सीटोसिन। तो इसका आंसर क्या है? इंसुलिन हार्मोन। तो इसका आंसर क्या है? बी, इंसुलिन हार्मोन। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है CH3OH का IUPAC नाम क्या है? CH3OH का IUPAC नाम क्या है? CH3OH इसका IUPAC नाम क्या है? ये क्या है? एल्कोहल है, जिसके पीछे क्या लगाते हैं? ऑल। क्या लगाते हैं? ऑल। तो क्या है ये? मैथ। तो मेथेनॉल। एक कार्बन है तो इसके लिए मैथ यूज करते हैं, तो मेथेनॉल। तो इसका आंसर क्या है? सेकंड। अगर अभी तक हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने के लिए, इसकी PPT तैयार करने के लिए, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 35 नंबर का। हैबर प्रक्रम में कौन सी गैस निकलती है? जो हैबर प्रक्रम होता है उसमें कौन सी गैस निकलती है? जैसे कि NH3 है, NH3 से क्या बनता है? N2+3H2। तो इससे कौन कौन सी गैस निकलती है? एक तो नाइट्रोजन निकलती है, एक हाइड्रोजन निकलती है। तो इसमें हाइड्रोजन ऑप्शन में है, हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब बी है, नाइट्रोजन गैस। अब हम आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है उदासीन विलयन का pH क्या है? उदासीन विलयन का pH कितना होता है? 7। और जो अम्ल होते हैं उनका pH कितना होता है? 7 से कम। सॉरी, ये तो क्षार का है, और 7 से कम किसका होता है? अम्ल का। हम आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? जो कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। तो इसका आंसर क्या है? सेकंड। ना तो सोडियम पाई जाती है, ना ही लोहा पाया जाता है, ना ही तांबा पाया जाता है। इसका आंसर क्या है? पारा। अब 38 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है आवोगाद्रो संख्या है। जो आवोगाद्रो संख्या है वो कौन सी होती है? इसके ऑप्शन है 6.022 × 10⁻23, 3 × 10⁸। ये तो आपको पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। प्रकाश का वेग होता है ये 9.8। ये तो आपको पता ही होगा ये क्या होता है? 9.8 क्या होता है? 9.8 क्या होता है? 9.8 होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। एंड 1.6 × 10⁻−19 ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका आंसर है सिरके में मतलब विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिडिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, एसिडिक एसिड। तो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? सबसे हल्का तत्व क्या होता है? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो आपको पता ही होगा सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। ये पहले नंबर पर आता है, इसीलिए ये सबसे हल्का तत्व होता है। 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है? चूने के पानी को दूधिया कौन सी गैस बनाती है? अगर आप CaO+H2O करते हो तो क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस प्लस कौन सी गैस निकलती है? होल ट्वाइस गैस कौन सी निकलती है?
गैस निकलती है H2। सॉरी, कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। तो अब 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2O एंड सेकंड है NaSCO3, थर्ड है NaCl एंड फोर्थ है CaCO3। तो बेकिंग सोडा होता है या वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 जल के अणु। आगे बढ़ते हैं। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है? HCl। आपको इसके बारे में तो पता ही होगा, सबसे प्रबल अम्ल होता है। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जो कार्बन होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक होता है 6 और मॉलिक्यूलर वेट होता है 12। 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कांटेक्ट प्रक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक यूज होता है? जो कांटेक्ट प्रक्रिया होती है, कांटेक्ट प्रोसेस होती है, उसमें कौन सी उत्प्रेरक का उपयोग होता है? कौन से कैटलिस्ट का उपयोग होता है? लोहे का नहीं होता, निकल का भी नहीं होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का होता है। तो इसका आंसर क्या है? थर्ड। अब 46 नंबर का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोल की इकाई क्या है? मोल की इकाई क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स, ग्राम लीटर इनवर्स, किलोग्राम, ATM। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको पता ही होगा। मोलरता किसे कहते हैं? प्रति लीटर बिलियन में, बिलिय के मोल को ही क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो मोल प्रति लीटर। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है थर्मोमीटर में कौन सा तत्व उपयोग होता है? जो थर्मामीटर होता है, जो आपके बुखार वगैरह को नापता है, उसमें कौन से तत्व का उपयोग होता है? सोडियम का नहीं होता, पारे का होता है। तो इसका आंसर क्या है? पारा, मरकरी। 48 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है CaOCO2, Cl2, NaCl, CaCO3, Na2CO3। तो इसका आंसर क्या है? CaOCl2। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट। जो किसके यूज में आता है? व्यंजन के यूज में, मतलब किसी भी चीज़ का रंग उतारने के लिए, जैसे कि साड़ियाँ होती हैं उनके रंग के लिए किसका यूज किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस हंसाने वाली गैस है? जो गैस होती है वो हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो उसका आंसर है, ऑप्शन है NO2, बी है Na2O, सी है CO2 एंड डी है SO2। तो इसका आंसर क्या है? N2O, जो कि बेहोश करने में भी काम आती है। आगे बढ़ते हैं। जंग लगने के लिए आवश्यक है, अगर किसी पे जंग लग रही है उसके लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए क्या क्या आवश्यक है? केवल ऑक्सीजन, केवल जल, ऑक्सीजन और नमी, केवल हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्लस नमी के कारण जंग लगती है। तो इसका आंसर क्या है? थर्ड। आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइड में कौन सी धातु प्राप्त होती है? बॉक्साइड में कौन सी धातु प्राप्त होती है? ऑप्शन है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम एंड जिंक। इसका आंसर क्या है? बॉक्साइड में कौन सी धातु उपयोग में होती है? एल्युमिनियम। आगे देखते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 ये होता है। इसमें ऑप्शंस कौन सा है? फर्स्ट वाला।
53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। NaCl में कौन सा बंध पाया जाता है? NaCl में कौन सा बंध पाया जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, हाइड्रोजन बंध, धात्विक बंध। तो NaCl में जो Na होता है वो प्लस चार्ज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन देता है, और Cl होता है जिसमें माइनस चार्ज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इनके मध्य कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड। तो इसका आंसर क्या है? बी। आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, दाब की एसआई यूनिट क्या होती है? दाब की एसआई यूनिट क्या होती है? जो प्रेशर होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? उसकी एसआई यूनिट होती है पास्कल। क्या होती है इसकी एसआई यूनिट? पास्कल। अब आगे बढ़ते हैं। और एक पास्कल इक्वल्स टू क्या होता है? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो अगर इसकी जगह, पास्कल की जगह अगर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर देता तो इसका दाब का ऐसा ही मतलब इसकी यूनिट ये भी होती है। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो नींबू होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड टाइट्रिक एसिड। तो इसका आंसर क्या है? सिट्रिक एसिड। आंसर है सेकंड। अब 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन है, मीथेन का संकरण क्या होता है? CH4 का संकरण क्या होता है? तो CH4 में आपको पता ही होगा, CH4 में सिंगल बॉन्ड होते हैं। CH4 में सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो आपको बताया था मैंने, जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं उनमें कौन सा संकरण होता है? सिंगल बॉन्ड वाले में होते हैं sp3, और डबल बॉन्ड वाले में क्या होता है? sp2, और ट्रिपल बॉन्ड वाले में क्या होता है? sp संकरण। तो आपको सबको बता दिया है, तो इसका आंसर क्या है? थर्ड। आगे बढ़ते हैं। 57 वाला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल की धातु से अपक्रिया पर कौन सी गैस निकलती है? जो धातु एंड अम्ल की अपक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? एक तो साल्ट बनता है प्लस H2 गैस निकलती है। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि Zn एक धातु है प्लस H2SO4, इसकी अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2 गैस निकलेगी। तो इसका आंसर क्या है? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, जो कि है थर्ड में। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल की धातु, ये वही क्वेश्चन है, सॉरी। अब आगे बढ़ते हैं। 58 वाला क्वेश्चन है, ग्लाइजेशन में कौन सी धातु उपयोग होती है? जो ग्लाइजेशन में कौन सी धातु यूज होती है? लोहा, जस्ता, तांबा एंड एल्युमिनियम। जो ग्लाइजेशन होता है उसमें कौन सी धातु यूज होती है? जिंक। कौन सी धातु यूज होती है? जस्ता। तो इसका आंसर क्या है? सेकंड। जो कि क्या करता है? जंग को रोकता है, जंग रोधी होता है। जिंक की पॉलिश करते हैं जिससे जंग को रोकता है। तो इसका आंसर क्या है? सेकंड। आगे बढ़ते हैं। 59 वाला क्वेश्चन है, सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। सोडियम परमाणु होता है, Na होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? ये 11 नंबर पर आता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं? 11। आगे बढ़ते हैं। 60 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 60 वाला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर के रूप में कौन सा यौगिक उपयोग में होता है? रेफ्रिजरेटर के रूप में कौन सा यौगिक उपयोग होता है? तो कौन सा यौगिक उपयोग होता है? CFC यूज होता है, जो कि ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? जो प्राकृतिक गैस होती है, जो नेचुरल गैस होती है, उसका मुख्य घटक क्या होता है? उसका मुख्य घटक होता है CH4, मीथेन गैस। कौन सी गैस उपयोग होती है? मीथेन गैस। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है,
विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु होता है? जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु होता है? ऑप्शन है तांबा, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम। तो इसका आंसर क्या है? सिल्वर। और इसका यूज क्यों नहीं करते हम? क्योंकि ये महंगा होता है, इसके कारण इसे यूज नहीं करते हैं, चोर वगैरह ले जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ऑक्सीजन की जो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -2 होती है। अब आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन है, किस यौगिक को बेकिंग सोडा कहते हैं? किस यौगिक को बेकिंग सोडा कहते हैं? बेकिंग सोडा किस यौगिक को होते हैं? ऑप्शन देखते हैं। Na2CO3 एंड सेकंड ऑप्शन है NaSCO3 एंड थर्ड ऑप्शन है CaCO3 एंड फोर्थ ऑप्शन है NaCl। तो इसका आंसर क्या है? NaHCO3। इसको ही बेकिंग सोडा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? जो अम्ल वर्षा होती है उसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? CO2 भी होती है, SO2 भी होती है, ये नहीं होते, ये दोनों होती ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? मुख्यतः। इसमें क्वेश्चन गलत दिया है। अगर इसमें पूछा जाता मुख्यतः, अगर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें SO2 ही करके आना है। अगर ये दोनों में से आपको करने का ऑप्शन मिले तो SO2 ही करना है। तो इसका आंसर क्या है? सेकंड। आगे बढ़ते हैं। सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? मेनली आपको सबसे ज़्यादा कौन सा दिया जाएगा? कार्बन। अगर कोई कार्बनिक तत्व है उसमें कार्बन होना जरूरी है। नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, पत्तियों से जल हानि प्रक्रिया कहलाती है। जो पत्तियों से जल हानि होती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। श्वसन, बाष्प उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण या रसस्रावन। तो इसका आंसर क्या है? बाष्प उत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण के कारण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के कारण O2 गैस के उत्सर्जन होता है। अब देखते हैं पेनिसिलिन की खोज किसने की? जो पेनिसिलिन है उसकी खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने, जेनर ने, कोच ने, पाश्चर ने। तो इसका आंसर क्या है? फ्लेमिंग ने की थी। अब 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, मानव स्त्री में गुणसूत्र संयोग होता है। जो मानव स्त्री में गुणसूत्र का संयोग होता है वो कौन सा होता है? कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? तो XY, YY, XO, YY। तो इसका आंसर क्या है? XX। एंड मेल में क्या होता है? XY। आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र का SI यूनिट क्या होता है? जो SI मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र का वो क्या होता है? तो आपको पता ही होगा विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? E होता है F/Q। जो F होता है वो क्या होता है? बल। Q होता है वो क्या होता है? आवेश। तो इसका SI यूनिट क्या होता है? E F/C। तो बल का कितना होता है? न्यूटन। एंड C मतलब आवेश का कितना होता है? F/Q। तो आवेश का कितना होता है? कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका आंसर क्या है? A। अब आगे बढ़ते हैं। 69 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 69 वाला क्वेश्चन है, बल की विमा का सूत्र क्या है? जो बल की विमा होती है उसका सूत्र क्या है? जो F क्या होता है? आपको पता ही होगा। F होता है ma। m क्या होता है? मास। a क्या होता है? त्वरण। आपको पता ही होगा F ma। तो m का क्या होती है? विमा m। एंड त्वरण की क्या होती है? L एंड T-2। तो टोटल क्या हुए? M1 L1 M1 L1 एंड T-2। ये तो सबको आपको याद ही हो गई और ये आपको याद ही करनी है क्योंकि बल की सीधी सीधी विमा कई बार पूछी गई है। एंड बाकी की भी क्वेश्चन की विमा निकालोगे, बाकी भी कुछ
कुछ वैल्यूज़ हैं उनके विमा निकालोगे, उसके लिए बल की विमा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बल की विमा को याद करना है, जो कि है m1L1T-2। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी वस्तु है वो वेग से गतिमान है, कोई वस्तु है वो वेग से गतिमान है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? वो काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही होगा, हाफ mv² होती है। तो इसका आंसर क्या है? सेकंड। आगे बढ़ते हैं। 2 प्रतिरोध दिए हैं, रेजिस्टेंस दिए हैं, जो 4 ओम एंड 6 ओम। 2 प्रतिरोध हैं जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो आपको पता ही होगा श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है। श्रेणी क्रम में जोड़े होते हैं उनका सूत्र क्या होता है? R total इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 ऐसे करके होता है। एंड समांतर क्रम में होते हैं उनका R इक्वल्स टू क्या होता है? 1/R होता है। ये भी 1/R1 प्लस 1/R2 डैश 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 1/R3 1/R4 ऐसे ही करके n तक होता है। जितने भी प्रतिरोध दिए होते हैं उतने तक जोड़ेंगे। तो ये किस में दिए हैं? श्रेणी क्रम में। तो सिंपली जोड़ देंगे 4 ओम प्लस 6 ओम। तो इसका आंसर क्या है? 10 ओम, जो कि है सी। अब आगे बढ़ते हैं। 72 वाला क्वेश्चन है। ओम का नियम व्यक्त कीजिए। जो ओम का नियम होता है क्या होता है? सभी को पता होगा, V बराबर IR होता है, जो कि V है वोल्टेज, I क्या है? करंट, एंड R क्या है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। आगे बढ़ते हैं। 73 वाला क्वेश्चन देखते हैं। जब बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हों तो कार्य क्या होता है? जैसे कि कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, उस पे अगर आप बल इधर लगा रहे हो, फोर्स इधर लगा रहे हो, और विस्थापन डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस इधर हो रहा है, तो कार्य कितना होगा? कार्य मतलब वर्क कितना होगा? तो आपको पता ही होगा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? Fs cos थीटा। और cos थीटा क्या होता है? F और S के मध्य का कोण। F और S के मध्य का कोण। तो आपको पता ही होगा किसी वस्तु पर बल इधर से लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, तो इनके मध्य कोण कितना है? 90 डिग्री का। तो cos 90 का मान कितना होता है? 0। cos 90 का मान 0 होता है, तो वर्क इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या है? 0, जो कि है थर्ड। 74 वाला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसकी इकाई क्या होती है? उसकी SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट होती है वेबर। तो जिसका आंसर है सेकंड। आगे बढ़ते हैं। यदि आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आपकी आवृत्ति क्या होती है? फ्रीक्वेंसी जो बढ़ती है, तो तरंग दैर्घ्य क्या होती है? लैम्डा। तो लैम्डा पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये पूछा है। तो आपको पता ही होगा म्यू इक्वल्स टू F अपॉन लैम्डा, ये कुछ सूत्र होता है जो क्या है? तरंग समीकरण का सूत्र है। किसका है? तरंग समीकरण का सूत्र क्या होता है? म्यू इक्वल्स टू F लैम्डा। तो इसमें क्या बोला है? अगर आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी मतलब V इक्वल्स टू F लैम्डा, अगर इसको हम कांस्टेंट कर दें तो F समानुपाती होगी 1 लैम्डा के। तो अगर ये बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ेगी, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? कम। तो इसका आंसर क्या होगा? बढ़ेगी, घटेगी, समान रहेगी, शून्य रहेगी। तो इसका आंसर है सेकंड। इसका आंसर क्या है? सेकंड, घटे।
अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। पृथ्वी का पलायन वेग मतलब अर्थ का पलायन वेग क्या होता है। अर्थ का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब एक सेकंड में आपको 11.2 किलोमीटर के वेग से किसी वस्तु को फेंकना पड़ेगा, जब ही वो आपकी मतलब ग्रेविटेशन फोर्स को, मतलब आकर्षण फोर्स को, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण फोर्स से बाहर जा सकेगा। अब आते हैं 77 वाले नंबर पर। 77 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होती है। 50 सेंटीमीटर वाले लेंस की क्षमता क्या होती है। तो आपको पता ही होगा लेंस का क्षमता का सूत्र क्या होता है। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/f। तो आपको फोकस दूरी कितनी दी है 50, तो 50 नीचे लिख दिया। तो इसका आंसर कितना आएगा जी, आपको किस में दिया है सेंटीमीटर में। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा। सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो ये होगा 50 में 100 का भाग देना पड़ेगा, तो कितना आएगा 0.5। तो 1/0.5 जिसका आंसर आएगा 2 डेसिबल। तो इसका आंसर क्या है 2t। इसका आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं 78 वाला क्वेश्चन देखते हैं। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है। तो आपको दाब का प्रेशर का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला होता है F/A। तो आपको फोर्स का मैंने अभी बोला था कि याद कर लेना, P = F/A होता है। फोर्स का अभी बोला था, याद करना M1L1 T-2। और A का क्या होता है, A का होता है L2, क्योंकि ये L स्क्वायर मतलब लंबाई इंटू लंबाई का मल्टीप्लाई होगा, तो आपको क्या बन जाएगा एरिया बन जाएगा। एरिया मतलब क्षेत्रफल बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अब इसको देखते हैं। तो M1 L ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का L1 एंड T-2। तो M1 - L1 एंड T-2। तो इसका आंसर क्या है M1 L-1 T-2, मतलब फर्स्ट वाला आंसर है। आगे देखते हैं। जो संधारित्र होता है उसमें संचित ऊर्जा होती है, मतलब संधारित्र की संचित ऊर्जा का मान सूत्र क्या होता है। जो संधारित्र होता है उसमें संचित ऊर्जा का सूत्र होता है U = होता है ½ CV²। ये आपका सूत्र होता है। तो कौन सा ऑप्शन है सेकंड। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वेग और समय, मतलब वेग और समय का ग्राफ बनाएंगे तो ढाल क्या होगी। अगर V/T होता है तो उसे क्या कहते हैं, V/T होता है उसे क्या कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं त्वरण। जो वेग अपॉन समय है उसका ग्राफ बनाएंगे, उसकी ढाल क्या होगी, तो उसका क्या हुआ त्वरण। तो इसका आंसर क्या है त्वरण, जो कि है सी। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेरकत्व का SI मात्रक क्या है। जो प्रेरकत्व होता है उसका SI मात्रक क्या होता है। तो उसका SI मात्रक क्या होता है टेस्ला, वेबर, हेनरी, वोल्ट्स। तो इसका आंसर क्या होता है हेनरी, सी। आगे बढ़ते हैं 82 वाले क्वेश्चन पे। प्रेक्षक गति से अधिकतम पराग के लिए कोण कौन सा होता है। अगर किसी वस्तु को हम फेंकें तो कौन से कोण पर फेंकें जिससे वह मैक्सिमम रेंज में जाके गिरे, तो उसको कितने कोण पे फेंकें। आपको सभी को पता होगा, मूवीज़ में काफ़ी बार देखा होगा कि अगर किसी भी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर फेंकते हैं, अगर कोई भी बल्लेबाज 45 डिग्री के कोण पर अपना बल्ला घुमाए और वो बॉल 45 डिग्री के कोण बनाते हुए जाए तो वो सबसे ज़्यादा दूरी पर जाएगी। तो इसका आंसर क्या है 45 डिग्री सेकेंड। आगे बढ़ते हैं 83 वाले क्वेश्चन हैं। संवेग का वेग के बीच संबंध क्या है। जो संवेग P होता है एंड V होता है, इनके बीच संबंध क्या है। तो आपको पता ही होगा
संवेग एंड v के मध्य क्या संबंध होता है? P इक्वल्स टू एम वी। आपको ये फॉर्मूला होगा, याद होगा। P क्या होता है? संवेग, m क्या होता है? द्रव्यमान, और v क्या होता है? वेग। आगे बढ़ते हैं, 84 वाला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात का अपवर्तनांक क्या होता है? जो निर्वात होता है उसका अपवर्तनांक क्या होता है? तो वैक्यूम का अपवर्तनांक क्या होता है? हमेशा एक। ये हमेशा याद कर लेना, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। जो वैक्यूम का अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है? एक। आगे बढ़ते हैं, सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? सरल लोलक होता है, उसका आवर्तकाल क्या होता है? आपको फॉर्मूला पता ही होगा। टी इक्वल्स टू होता है 2π√L/g। ये सूत्र होता है। तो ये कौन सा सूत्र है? सेकंड में। तो इसका आंसर क्या है? सेकंड। आगे बढ़ते हैं, शक्ति, जो शक्ति होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जो शक्ति होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? शक्ति की एसआई यूनिट क्या होती है? वाट। अगर 1 वाट इक्वल्स टू होता है 1 जूल प्रति सेकंड। तो अगर वाट की जगह जूल प्रति सेकंड भी दिया हो तो वो भी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? जो विद्युत शक्ति होती है उसका सूत्र क्या होता है? तो विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर होती है, उसका सूत्र होता है P इक्वल्स टू VI। जो P होती है वो पावर होती है, मतलब विद्युत शक्ति होती है। V होती है वो वोल्टेज होती है। I होती है वो करंट होती है। तो इसका आंसर क्या है? P इक्वल्स टू VI। तो इसका आंसर है सेकंड। आगे बढ़ते हैं, अब आवृत्ति का मात्रक क्या होती है? जो आवृत्ति की यूनिट क्या होती है? तो आवृत्ति की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज, HZ। आवृत्ति की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण लगभग होता है, जो G होती है चंद्रमा पर, वो कितनी होती है? जो अपनी पृथ्वी पर कितनी होती है? अपनी अर्थ पर कितनी होती है? अर्थ पर कितनी होती है? 9.8। और जो मून होता है उस पे होती है पृथ्वी का 1/6। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1.6 के लगभग, जो कि है थर्ड। इसका आंसर क्या है? C। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? इनफाइनाइट, अनंत होती है। तो इसका आंसर क्या है? C। आगे बढ़ते हैं, आवेश और धारा और समय के बीच संबंध क्या है? आवेश और धारा एंड समय के मध्य संबंध क्या है? जो Q इक्वल्स टू होता है IT। जो Q क्या है? आवेश, I क्या है? करंट, T क्या है? टाइम। तो इनके मध्य कौन सा संबंध होता है? Q बराबर IT, जो ऑप्शन में है सेकंड में। आगे बढ़ते हैं, पलायन वेग निर्भर करता है। जो पलायन वेग होता है वो किस पर निर्भर करता है? जो पलायन वेग होता है वो किसी भी, जैसे कि अपनी अर्थ है, अर्थ के पहले त्रिज्या पर निर्भर करेगा एंड ग्रेविटेशनल फोर्स पर निर्भर करेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, पिंड के द्रव्यमान पर। ये द्रव्यमान से कोई कनेक्टेड नहीं होता है। ग्रह की त्रिज्या पर करता है एंड गुरुत्वीय क्षेत्र पर करता है। तो इसका आंसर क्या है? D। B और C दोनों ही हैं। आगे बढ़ते हैं, विद्युत आवेश का SI यूनिट क्या होता है? जो विद्युत आवेश होता है उसका SI यूनिट क्या होता है? जो अभी मैंने बताया था, विद्युत आवेश का SI यूनिट क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम, जो कि है थर्ड। आगे बढ़ते हैं, निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸। आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 95 वाला, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। जो फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या होती है उसके बीच संबंध क्या होता है। जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध होता है हाफ का, मतलब जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आगे बढ़ते हैं 96 वाले क्वेश्चन पे, विद्युत प्रतिरोध का इकाई कौन सा है। जो विद्युत प्रतिरोध होते हैं उसकी इकाई क्या होती है। जो विद्युत प्रतिरोध होते हैं उसकी इकाई क्या होती है, ओम। सेकंड, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम। आगे बढ़ते हैं, संरक्षी बल द्वारा बंद पथ पर कार्य। जो संरक्षी बल द्वारा बंद पथ पर कार्य होता है, अगर किसी बंद पथ है उस पर कार्य कितना होता है। अगर आप यहाँ से कोई कार्य का फोर्स लगाते हो और वो यहीं पर आके लौट आता है तो उस पर कितना होता है, 0। जो बंद पथ पर कार्य क्या होता है, 0। तो इसका आंसर है थर्ड। 98 वाला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है। दो प्लेनेट हैं उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो उसका सूत्र क्या होगा। तो उसका सूत्र होगा F=G m1m2/r²। इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, एंड ये m1 है ये m2 है तो ये, और g क्या है, गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। हम आगे देखते हैं। आगे है, विद्युत विभव की इकाई क्या है। जो विद्युत विभव होता है उसकी इकाई क्या होती है। तो उसकी इकाई होती है वोल्ट। उसकी क्या होती है, वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, LCR परपथ का अनुनाद अवस्था में। जो LCR परपथ होता है उसकी अनुनाद अवस्था में क्या होता है। तो उसका धारा न्यूनतम होती है, प्रतिबाधा अधिकतम होती है, धारा अधिकतम होती है या फिर वोल्टेज न्यूनतम होती है। तो इसका आंसर क्या है, धारा अधिकतम होती है। ये गलती से आंसर यहीं पे टाइप हो गया है, तो धारा अधिकतम होती है। थैंक यू एवरीवन। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो ऐसे ही अब मैं अगला फुल सिलेबस वाला टेस्ट होगा। जो फुल सिलेबस वाला PDF होगा वो मैं 2 दिन बाद अब बनाऊंगा। थैंक यू एवरीवन। और अगले दिन से मैं फिर से वही एक वीडियो डालूंगा जो कि 30 क्वेश्चंस या 35 क्वेश्चंस की हुआ करेगी। थैंक यू एवरीवन। हमारे चैनल से जुड़ जाइए।